मुख्यमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री हैं, बजट पेश किया और वो बजट पढ़कर एक ही बात लगी कि आंकड़ों खेल है, जुमलों की जादूगरी है और जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है उस किस्म से इवेंट मैनेज ये बजट पेश की रखा गया। भाषण ज़्यादा, बजट का कंटेंट कम और बहुत सारी बातें जो आगे मैं बताऊंगा वो इन्होंने कही। मेरे को लगता है ये बजट तो एक ऐसा है, किसी सिकदड़ मिस्त्री ने गाड़ी का इंजन तो खोल दिया लेकिन उसको बांधना नहीं आया, क्योंकि बजट में तो है ही कुछ नहीं। भाषण है ये बजट में। आप देखते हैं महिला दिवस पे था उस दिन, जिस दिन बजट पेश किया, महिला दिवस के हम सब सोचते थे भाई महिला दिवस पे बजट पेश किया है तो कोई ना कोई महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अरे यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर यहाँ से थोड़ी दूर सड़कों पे चिल्ला रही थी और उनकी आवाज हमारे कान में भी नहीं सुनाई दी। वहां मैंने पढ़ा और फिर बाद में एडवर्टीजमेंट आई कि आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर को हम पूरे देश में सबसे ज्यादा मानदेय दे रहे हैं, 12,000 कुछ इस तरह एडवर्टीजमेंट मेरे आ गई। लेकिन साथ में एक बयान और पढ़ा था मैं मुख्यमंत्री जी का कि किसी की भी 15,000 से कम आमदनी नहीं होगी तो कम से कम जो उनकी तो सुनते, 15,000 से आमदनी की उनकी महिला दिवस पे तो उनकी करते। खैर, मेरे कहने का मतलब है बजट जो है बिल्कुल निराशाजनक था। जो आशा थी, जो उम्मीद थी, जो 75 साल की बात इन्होंने कही, आजाद हुआ देश, वहां हर वर्ग को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का काम मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं। हाँ जरूर है, बड़े उसमें कहा गया टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है बजट का। इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं देखी। जो इन्फ्लेशन है इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, वहां जरूरत ही नहीं। जो इन्होंने अपने भाषण में कहा कि टैक्स ऐसा लगना चाहिए जैसे सूर्य की किरण जो है पानी की से भाप उठा देती है, पता ना लगे, मतलब गुमचोट मार दो, गुमचोट मार दो। गुमचोट दर्द तो बहुत होता है लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता, अंदर का दर्द बहुत है। उनसे पूछो जो रसोई चला रही हैं महिलाएं कि कितना गैस बढ़ गया, किसान से पूछो क्या डीजल हो गया, क्या पेस्टिसाइड्स हो गया, क्या कपड़े का भाव हो गया। आज हरियाणा में महंगाई सबसे ज्यादा है, अखबारों में आई महंगाई में सबसे ज्यादा है। तो गुमचोट मारने का जो काम किया है। दूसरा इन्होंने कहा, ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारे जो है पॉलिसी है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हाँ ये ठीक है, इस बात के मैं सहमत हूं, क्योंकि आज 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज की खाली पड़ी है नौकरियां, स्कूल में टीचर नहीं है। अरे अस्पताल में जाओ तो वहां डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो वहां मास्टर नहीं, दफ्तरों में जाओ तो वहां कर्मचारी नहीं, सड़कों बैठे हैं। और बात खजाने की कराओ तो खजाना खाली है। ये बजट है, आप देखें, आप देख लें कहीं भी ये इनका है, कहीं आपको, क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट तो हो गई, कहीं है ही नहीं कुछ। गवर्नमेंट का मतलब तो अध्यक्ष जी, चपरासी से लेकर गवर्नर तक पार्ट ऑफ गवर्नर है, गवर्नमेंट है। तो अब है ही नहीं, मास्टर ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो मिनिमम गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, इस बात की मैं इनको बधाई देता हूं, मिनिमम गवर्नमेंट कर दी इन्होंने, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं। फिर कहा मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस हो गई। कैसे हो गई? तभी ये कहीं तो ये सुशासन सहयोगी गवर्नमेंट चला रहे हैं, कहीं अब ये आज मैं पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप की बात कही, उसमें संरक्षण और क्या है संपरण, क्या संपरण क्या वर्ड होता है वो है, तो है समर्पण, समर्पण माफ करना, समर्पण लिखा हुआ है, समर्पण। तो भाई फिर पंचायत की क्या जरूरत है, मत कराओ इलेक्शन। ग्राम स्वराज्य, महात्मा गांधी का आपने नाम लिया बजट में, महात्मा गांधी का सबसे प्रमुख तो था ग्राम स्वराज्य। अगर यही करना है
रिटायर्ड जो SCS अफसर उसको विकास करेंगे गांव का, तो पंचायतों की क्या जरूरत है? इसी वास्ते मेरे ख्याल में शायद आप चुनाव नहीं करा रहे पंचायतों का, क्योंकि आप समझते हो कोई जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है। आप एक नुमाइंदा चुनी हुई है पंचायत, वो इसी काम के लिए चुनते हैं विकास के। आप हम चुने हुए हैं इसी काम के लिए चुने हुए लोगों ने, तो आप पब्लिक पार्टी चाहते नहीं है। आपने तो कह दिया कि वज्रा मॉडल इसका वजर मॉडल, वजर की तो कई होती है जी, कई मतलब होते हैं वजर के, तो हाँ एक हनुमान भी होता है, बजरंगबली हनुमान को ही कहते हैं वो मॉडल। लेकिन और भी कई बात होती है, मतलब होते हैं, उस बात में चर्चा नहीं करता। तो उसमें क्या क्या इन्होंने कह दिया, समृद्ध हरियाणा, अंता दोले हरियाणा, सतत विकास, हमारे तो वर्ड ही नहीं आते कैसे, और संतुलित पर्यावरण। संतुलित पर्यावरण तो हो रहा है जनाब, जो माइनिंग का हो रहा है, आज भी अखबार में पढ़ा, यमुना का हो रहा है, ये सब संतुलित पर्यावरण हो रहा है, इसमें क्या दो राय की बात है। एक सहभागिता हो रही है ना, नीचे से ऊपर, तो सरकार की तो जरूरत नहीं, गवर्नेंस की जरूरत नहीं, गवर्नेंस हो रही है। क्योंकि मैं सारा बजट पढ़ने के बाद एक नतीजे पहुंचा हूं, कर्जा ही बढ़ा रहे हैं। चारबाग जो कह गया था कि कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा, ये हर बारी कर्जा ही कर्जा लेंगे हैं। हाँ घी पियो, कर्जा लो, घी पियो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं तेरे वजम से बाहर भी एक दुनिया है मेरे हजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हमने आप देखो जाके लोगों की क्या हालत हो रही है, क्या किसान की है, क्या है। प्रदेश में समस्याओं का अंबार है, महंगाई, करप्शन, घटता निवेश, गिरता शिक्षा स्तर, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, कर्मचारी में असंतोष, लचर परिवहन, आज 14 से लेकर आज तक एक बस नहीं खरीदी गई, और बदहाल सड़क और घटते वन। आप पर्यावरण की बात करें, वन घट रहे हैं हरियाणा के, ये घटते वन। खैर मैं बजट पे आता हूं जनाब। बजट की देखो मुख्य तौर पे 4-5 पैरामीटर्स होते हैं बजट के, कोई भी बजट हो। उसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और जीएसडीपी। मेन जो है जीएसडीपी पे घूमता है बजट का आधार, जीएसडीपी से ही नापा जाता है सारा, ये आपका है। तो जहां पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्टेट की इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं आज इन्होंने स्टेट प्रोफाइल दिया। तो जो एचजीडीपी है 8,95,671 करोड़ हमारी 2021 में हुई है। ग्रोथ 13% रही, हालांकि कमीशन का जो था, फाइनेंस कमीशन का 14वें का था कि ग्रोथ 15.73 होना चाहिए, लेकिन 13% रही ग्रोथ। और पर कैपिटा इनकम जो है 2,74,635 रुपये आ गया, मतलब 2,75,000 लगाओ। इसका मतलब जो पर फैमिली कैपिटा इनकम है वो 13,73,175 रुपये हो गई, इतना हमारे वो हो गया। तो कुल हमारी पॉपुलेशन है 2,54,00,000 हमारे प्रदेश की। इसका मतलब 50 लाख फैमिली हैं। 50 लाख फैमिली में से 30 लाख फैमिली ऐसी हैं जो कृषि से संबंधित है। उसमें 19 लाख परिवार जो आप फार्मर जिनको कह दो, और 11 लाख परिवार फार्मिंग लेबर जो है वो है। तो लेकिन असली क्या है, असलियत क्या है? पर कैपिटा इनकम दिखा दिया, लेकिन असलियत क्या है? असलियत NSSO जो कि सरकारी एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट है 2021 की इनकम ऑफ फार्मर पर फैमिली इन हरियाणा स्टेट इज 22,841 रुपये पर मंथ है। इसका मतलब 2,75,000 जो कहा है आपने, उससे तो कम है ना पर ईयर, उसके कम है।
इसका मतलब 30 लाख फैमिली इससे कम हुए हैं। और अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा था कि 11 लाख फैमिली ऐसी आइडेंटिफाई हुए जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है साल की पर एनम। इट मीन्स 30 से 40 लाख फैमिली इनकम जो है वो 2,75,000 से पर ईयर कम है। हमारे प्रदेश की ये स्थिति है। इस स्थिति में कौन मानेगा कि पर कैपिटा इनकम 2,75,000 है? कौन मानेगा कि पर फैमिली जो है ना इनकम जो पर कैपिटा फैमिली इनकम 13,75,000 है? आज अगर ये हिसाब देखेंगे तो फार्मर की पर कैपिटा इनकम जो है वो 55,000 रुपये पर एनम है। इसका मतलब 150 रुपया रोज की आमदनी। ये आपकी वो है फार्मर की। ये तो स्थिति हमारा प्रोफाइल। अब बजट पे हम कितना यकीन कर सकते हैं? बजट तो बहुत बड़ा दिया जाता है, कहा जाता है। मैं 15 से लेके आज 21-22 के बजट तक, 20-21 के बजट तक जो अचीवमेंट है, एक्चुअल जो है वो कभी भी 85%, 80% इतना ही रहा है। 15%, 17% कम है। जो एस्टिमेटेड बजट देते हैं वो एक्चुअल में फिर कम हो जाता है। इन्फ्लेटेड बजट देते हैं। इन्फ्लेटेड बजट कह देंगे इतना दे दिया, इतनी आमदनी हो गई, इतना खर्चा हो गया, और जब बाद में जब फाइनल होता है तो वो एक्चुअल कुछ और निकलता है, कभी वो उसमें नहीं निकलता है। तो 82% तक 15-16 तक एक आध बार 92% इनका है, लेकिन आमतौर पे इतना कम रहा है। और यही नहीं, मैं सीएजी की बात है, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सीएजी ने ये कहा कि 2019-20 में 37 डिपार्टमेंट जो है उनकी अनाउंसमेंट की इन्होंने वेरियस स्कीम्स 880 के करीब करोड़ की, बट उस पर एक पैसा नहीं खर्च किया गया। वो कौन से हैं? एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर क्या प्रोजेक्टेड थी 48 करोड़, एक उसमें कोई स्कीम थी, और अचीवमेंट निल। इसी प्रकार से रूरल डेवलपमेंट की प्रोजेक्टेड थी 103.5 करोड़, अचीवमेंट निल। इसी प्रकार से एजुकेशन की एक स्कीम थी 213 करोड़, अचीवमेंट निल। वेलफेयर ऑफ SC/ST 75 करोड़, अचीवमेंट निल। ये तो फिर कैसे इस बजट पे आप सिलाई करोगे? कर्जे पे कर्जा बढ़ रहा है। अब आप ये देखो, आज हम कहाँ खड़े, कितना स्टेट लायबिलिटी देखो क्या खड़े। स्टेट डेप्ट जो है, जो दिखाया गया बजट में, वो 2,43,779 करोड़ का है। और पब्लिक अकाउंट्स और डिपॉजिट जो सीएजी कहता है उसको जोड़ दोगे तो 2,77,000 करोड़ हो जाएगा। और गारंटी जोड़ देगी, जैसे आपने जोड़ी थी वहां, जब मैंने उदय स्कीम की कह दिया था लोन जितना ले रखा है, उसको भी जोड़ दोगे तो 3 लाख करोड़ कर्जा हो जाएगा आपको। नहीं, वो जुटा नहीं, इसमें नहीं जुड़ा। वो जोड़ने का आपने कहा बिजली बोर्ड में 11,777 करोड़ की कुछ था, वो इक्विटी बना दी, इक्विटी बढ़ा दी। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के सिवाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल दिया, जो कि सीएजी कभी नहीं इसको ऑब्जेक्ट करती है। तो हाँ, तो नहीं, इक्विटी बढ़ा दी उन्होंने कहा, चलो उसकी मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर जोड़ोगे आप तो 3 लाख करोड़ के करीब आज हम खड़े हैं, जिसमें आपको इसका जो उटा या हरियाणा शहरी विकास उस प्रावधान आज जब हम छोड़ के गए, जब तो कुछ पता नहीं 400-500 करोड़ उनके अकाउंट में था, आज हजारों करोड़ उन्हें कर्जा ले रखा है। स्टेट गारंटी तो लेगी इसका, जोड़ोगे तो आप पहुंच जाए 3 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। अध्यक्ष जी, ये जब कितना लिया जाता है, ये कहते हैं विद इन नॉर्म्स लिया है हमने कमीशन के। जब कर्जा लिया जाता है तो उसका पैरामीटर जाना जाता है जीएसटीपी के साथ कितना है। 2014 में 2013-14 में ये जीएसटीपी से 15.10% था, और जब ये बीच में आ गए 14-15 का इन्होंने दिया तो उस टाइम 16% था। आज कितना है? 27.8। मतलब इतना कर्जा आप बढ़ा रहे हैं। एवरेज ग्रोथ जो है वो जीडीपी की 13% हुई है,
लेकिन कर्जे की ग्रोथ जो है उसे 3 टाइम ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा होगी, 18% हुई है। जीडीपी ग्रोथ कम हुई है और कर्जे की ग्रोथ ज्यादा बढ़ी है। देखिए, मैं आमतौर पे 3 तरह से अपने स्टेट की जो है रिसीप्ट होती हैं, 3 होती हैं। एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट है जो आपने बताई है 1,06,424.70 करोड़ की, लेकिन खर्चा जो बताया आपने एक्सपेंडिचर, उसमें बताया 1,16,198 करोड़ पॉइंट समथिंग। इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट जो है 9,773 करोड़ का आ गया इस 22-23 के बजट में, विच मीन्स कि भाई डे टू डे काम चलाने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि 9,000 करोड़ तो आप डेफिसिट हैं। और इसी वास्ते सरकार जो है 55,063 जो है कर्जा ले रही है और 56,346 करोड़ जो है वो वापस दे रही है, इंटरेस्ट और वो मिला के दोनों में। वो आप मतलब आप तो डॉक्टर रघुवीर सिंह से लेकर जगबीर सिंह को दे रहे हो कर्जा, ये काम कर रहे हैं, इससे लो उसको दे दो, ये काम हो रहा है, कर्जा इतना बढ़ रहा है आपका। और तीसरा होता है जी जहां से आमदनी होती है, तीसरा होता है मिसलेनियस कैपिटल, जो मैं कह रहा था इन्फ्लेटेड रेवेन्यू दिखाते हैं, इन्फ्लेटेड वो दिखाते हैं। मिसलेनियस कैपिटल में आप देखें 19-20 में इन्होंने बी में दिया कि हमारे को मिसलेनियस कैपिटल आएगा 1778 करोड़ रुपया, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ, सीएजी ने बताया 54 करोड़ आया। इसी प्रकार 20-21 में 3750 दिखाया, कितना आया 63 करोड़। इसी प्रकार 21-22 में 5000 करोड़ दिखाया, अभी तक तो उसका डिटेल नहीं आ जाएगी, अब उसको बढ़ाकर 5393 करोड़ दिखा रहे हैं, 5393 करोड़। आएगा कितना, 20 करोड़ आ जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, 70 करोड़ आ जाएगा। इसका मतलब जो रेवेन्यू जो है वो तो इन्फ्लेटेड हो गया। तो मेरा यही सवाल है कि जब आपके पास फिर है कहाँ, खर्चा कहाँ है, किस चीज से आप चलाओगे, कैसे करोगे? इसका मतलब 2 ही तरीके हैं, या तो आप जो है अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको घटाओगे या और कर्जा लोगे 20,000 करोड़, जब ये आपका साल पूरा होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। तीसरा कोई तरीका नहीं है आपके पास इसमें लेने के लिए जो है। और आप देखो ना 14-15 से 21-22 की जो स्टेट लायबिलिटी है वो 3.13 टाइम बढ़ चुकी है, जबकि जीएसडीपी डबल हुआ है, वो डबल हुआ है, ये 3 टाइम्स हुआ है। ऐसा तो मतलब डेप्ट उसमें ट्रैप में हम बुरी तरह फंसने जा रहे हैं। हमारी स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन जो आपने देखा, ये सब देखी, पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी आप देख लो, कोई 42,000 के करीब है, और गारंटी फॉर लोन्स टेकन जो है वो 26,000 करोड़ के करीब है, वो हमारा बड़ा है। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, जो कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत आज हमारी समस्या है। हमारे गवर्नर साहब ने जब एड्रेस किया था तो उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये उनका कहा था। और इन्वेस्टमेंट देखो आप 2015 से लगा लो, सबसे ज्यादा 2015 में आई 5,177, और अब क्या आई कितनी, 1,637 करोड़ इन्वेस्टमेंट आई है। ये तो मतलब आपके जवाब में आया हुआ है, मेरे असेंबली के जवाब में जो बीजिकल में। इसका मतलब ये है कि 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, मैं चलो मान लेता हूँ 2,000 करोड़ आई, 1 लाख इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इसी स्पीड से चले तो 50 साल चलेंगे ना। 50 साल के बाद आपने रहना, ना मैंने रहना, ना इनने रहना, किसी ने रहना नहीं। वही जब 4 वाक की बात होगी, जब 50 साल के बाद जो होगा देखी जाएगी। 50 साल की इन्वेस्टमेंट कर दिखा रहे हो आप सपना। आज बेरोजगारी में हरियाणा सबसे नंबर 1, CIME की आप रिपोर्ट मानोगे नहीं, वो यूपी में कैसे मान गए, मैं दिखाता हूं आपको। 1 मिनट, नहीं मैं 1 मिनट देखो, नहीं 1 मिनट है,
ये देखो, ये यूपी का छपा हुआ है योगीनाथ जी का, और उसमें सीएमआई की हुआ, सॉरी सीएमआई के आधार पे कहा हमने हमारी ये एम्प्लॉयमेंट। वो मान रहे हैं, आप मान नहीं रहे। ये दौरे पैमाने कैसे चल रहे हैं ये मेरे समझ में नहीं आया। दौरे पैमाने थोड़ा चल सकते हैं ये, आप तो दौरे पैमाने चला रहे हो। इसी प्रकार से ये एनएसएसओ की भी रिपोर्ट है कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 18-19 की आप पढ़ेंगे तो रिजर्व बैंक भी मानता है कि जो 11-12 में जो 2.4% थी अनएम्प्लॉयमेंट, वो 18-19 में 9.5% हो चुकी, मतलब 4 गुना ज्यादा हो चुकी। इसी प्रकार से जो रूरल एरिया में, इसी प्रकार से अर्बन एरिया में जो 4.2 थी 11-12 में परसेंट, आज 8.7% हो चुकी है इन अर्बन एरिया। तो स्टेट इकोनॉमी हम कहाँ खड़े हैं, अब बिल्कुल फेल हो गए एम्प्लॉयमेंट देने में, कहीं भी रोजगार देने में हम कामयाब नहीं हुए। ये सब जुमले ही चल रहे हैं और जो कह रहे हैं कि भाई हम इतने में 5 लाख जॉब दे देंगे, सब बोगस क्लेम है, कोई देने वाला नहीं। इसी प्रकार से मैं थोड़ा समय लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। मुख्य तो डिपार्टमेंट तो सारे मेरे पास है, लेकिन मुख्य तौर पर सोशल सेक्टर में जो मुख्य डिपार्टमेंट है मुख्य, उसमें एक एजुकेशन है। एजुकेशन में बढ़नी चाहिए, घटी है, 1% घटाई है इन्होंने। अध्यक्ष जी, ये 2021-22 में एजुकेशन में बजट का दिया हमने 12.14 और इसमें दे रहे हैं 22-23 में हम दे रहे हैं 11.12। 1% एजुकेशन में घटा लें, जबकि आप कह रहे हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम 2025 तक लागू कर देंगे, पूरी 2025 तक कर देंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, 2000 वहां तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो जो है 6% आपको खर्च करना पड़ेगा, 6% ऑफ एसजीडीपी करना पड़ेगा 2025 तक। इसका मतलब 60,000 करोड़ और चाहिए। इसका मतलब हर साल 10,000 और एडिशनल एजुकेशन बजट करोड़ चाहिए, और आप 1% घटा रहे हो एसजीपीडी से। तो ये जो है, एक तरफ आपने कह दिया कि हम सारे कॉलेजों में स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, स्मार्ट क्लासेस रूम बनाएंगे। अरे जहां 127 में से 46 कॉलेजों में बिल्डिंग नहीं है, और कितना है ये मैं बताऊं आपको। नो परमानेंट कैंपस फॉर 46 गवर्नमेंट कॉलेजेस, और 16 have less than 200 students, 127 institutions functioning without principal। विदाउट प्रिंसिपल 127 कॉलेज जो है ना, विदाउट प्रिंसिपल है। 46 कॉलेज में बिल्डिंग नहीं है। आप कह रहे हो 10 हम जो है दस स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे हर कॉलेज में, तो कितने साल लगेंगे बनाने में। पहले तो बिल्डिंग बनाओ उनकी, जो भी तो सारे कॉलेजों में लगे। आप वही मतलब महाराज दिखा रहे लोगों को, वो होगा वो फीस्ट है इंग्लिश में कहते हैं उसका, वो आप दिखा रहे हो। मतलब बिना पानी के लोगों में कह रहे हो तुम तैरो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हेल्थ देख लो आप, एजुकेशन का जब स्तर गिर रहा है, हेल्थ में देख लो। हेल्थ में 5% टोटल बजट का हमने खर्च किया है, जबकि 8% बजट में खर्च होना चाहिए। अनाउंस कर रहे हो आप मेडिकल कॉलेज, जब से मैं सुन रहा हूँ हर बारी कह रहे हो इतने मेडिकल कॉलेज, इतने मेडिकल कॉलेज। अब तक तो एक मेडिकल कॉलेज भी आप तैयार नहीं किया, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे, लेकिन 7 साल से ज्यादा हुए, एक भी मेडिकल कॉलेज पूरा तैयार नहीं हुआ। इतना टाइम लगता है। और जो आपने अनाउंस किए हैं वो मेडिकल कॉलेज बनाओगे, तो अगर एक मेडिकल कॉलेज में 1,500 करोड़ भी लगता है, तो 16,500 करोड़ रुपए चाहिए आपको। कहाँ से आप मतलब लोगों को दिखा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बजट में दिखा रहे हैं आप। इसी तरह सबसे मुख्य जो है वो है एग्रीकल्चरल राइट्स। 60% हमारी जो है जनता एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। अब इसका आपने देखा, उसमें आपने दिया 3.7% बजट का आपने अलॉट किया है, टोटल बजट का। और आज मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई 1 साल तक किसानों ने अपने वहाँ बैठे रहे, जो
एग्रीकल्चर बिल आए थे और फिर वो वापस भी हुए, क्योंकि वो समझ में आ गई वो किसान के हित में नहीं है, वापस कर दिए। लेकिन उसके दौरान कितने लोगों की जान गई, कितने शहीद हुए, वो आपने कहा था हम वो देखेंगे करेंगे, बात हुई थी, किसी को बजट में तो किसी का प्रावधान नहीं, भाई हम नौकरी देंगे, आप पैसा देंगे, उनको कंपनसेशन देंगे, आपकी पार्टी के आदमी तो जरूर दे आए, हम भी दे आए, टीएलपी की तरफ से, आपकी पार्टी की दे आए, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो गया, बजट में कोई नहीं। इसी प्रकार से कहा कि 2022 तक, जो इन्हें कहा शुगर पे 8 तारीख को बजट था आपने पेश किया, ये कहा था शुगर मिलों की सारी पेमेंट हो गई, ये कहा आपने। नारायणगढ़ की तो खैर अभी बहुत बाकी है, और शुगर मिलों की 10 तारीख के मेरे पास रिकॉर्ड है, ये आया है आपका, आपकी स्टेटमेंट है, 56% पेमेंट हुई, 56%, और हाउस में कहा जा रहा है हमने 100% पेमेंट कर। इसी प्रकार से एमएसपी की बात है, बाजरे की बात ही, बाजरा में 52, अरे 600 रुपये बाजरा बिक गया, 1000 1200, 600 रुपये 2253 या कितनी उसकी एमएसपी है। एमएसपी जब डिक्लेयर्ड है तो एमएसपी क्यों नहीं मिलेगी उसको किसान को? फिर हम एमएसपी कोई मैक्सिमम वो प्राइस थोड़ा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो एमएसपी मिलना चाहिए। आज आलू पीपली मंडी में मैं परसों आते हुए मैंने पता किया था, आलू 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो वहां बिक रहा है। और मंडी की सफाई नहीं हो रही, क्योंकि मैं वो गवर्नेंस हो रहा है ना, गवर्नेंस ये हो रही है कि पीपली से लेकर पानीपत तक मंडी की सफाई का भी ठेका एक आदमी को दे रखा है। ये कभी सुना नहीं, वहां का सेक्रेटरी है, पंचकुला से पानीपत तक एक आदमी को मंडी की सफाई का ठेका, ऐसा कभी सुना? उसकी क्यों सेक्रेटरी लगा रखे हैं आपने, क्यों वहां लगा रखे? मार्केटिंग कमेटी है, हर मार्केट कमेटी की जिम्मेवारी है। पीपली वहां देखो मंडी में जाके, क्योंकि आलू की सबसे ज्यादा फैलता है, मंडी सब खराब पड़ी है। जब कभी खाद की बात हो, खाद नहीं मिलती, कभी डीएपी नहीं मिलता, कभी यूरिया नहीं मिलता। आपके इसमें आप देख रहे हैं, डीजल का रेट देख लिया, पेस्टिसाइड देख लिया, आपने कहा 2022 तक हम दुगनी आमदनी कर देंगे, दुगनी आमदनी कर देंगे। भाई दुगनी आमदनी क्या पैरामीटर है? लागत कितनी बढ़ गई, आमदनी कितनी बढ़ गई किसान की? हम जब गए सरकार से, सरकार कांग्रेस सरकार गई तो गन्ने का भाव 310 रुपए था, तो 620 कब करोगे? कितने दिन तक कहते रहे? 2022 में 620 होना चाहिए, हो जाना चाहिए था आपका। इसी प्रकार से तो जगवीर सिंह ने कल आज सवेरे मेरे को दिया, किसानों की बात सोचो, स्टैंप ड्यूटी की एग्जम्पशन थी, जिसकी जमीन एक्वायर हो वो कहीं ले तो वो भी विड्रॉ हो गई, वो भी विड्रॉ हो गई, वो भी विड्रॉ हो गई। जो जिनकी जमीन भी गई उनको एग्जम्पशन दे रखी थी, वो नहीं, मैंने विड्रॉ नहीं करी, आपका हुआ है, मैंने लागू अब करी आपने, अब गया भाई नोटिफिकेशन, अब गया नोटिफिकेशन। इसी प्रकार से भाई हमारे स्पोर्ट्स का है, हरियाणा अभी अबे जी कह रहे थे भाई वॉलीबॉल की टीम आई हुई है, आज हमारे 2-3 खिलाड़ियों का पैरा ओलंपिक्स में इनका नाम आया हुआ है। अभी 2 दिन पहले मेरे को वो मिले बेचारे गूंगे बहरे, सारी स्टेटों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको बराबर देते हैं, हैं? लीडिंग स्टेट है, हरियाणा को हिंदुस्तान का बेस्ट स्टेट स्पोर्ट्स है वो अभी कल लेके आ रहा हूँ मैं। कल मेरे को मालूम है, जो उसी की तरफ जिक्र कर रहा हूँ, हरियाणा को गर्व अपने खिलाड़ियों पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जो मुख्यमंत्री जी एक खिलाड़ी है, एक पैरालंपिक है, एक जो है डम एंड डेड है, जो बोल नहीं सकते, सुन सकते, उनका बराबर का इनाम होना चाहिए। हमारे नहीं है, मध्य प्रदेश में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, राजस्थान में है, उनका ज्यादा होना चाहिए। और एक क्या कह दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है बराबर, मेरे पास है कि मैं दिखा दूं, इक्विवेलेंट है ना, सेंट्रल को इक्विवेलेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विवेलेंट देती है। अच्छा, दूसरा
दूसरा एक जो एबल ओलंपिक्स वाले हैं उनको जितना हम दे रहे हैं उतना क्या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है? आई एम नॉट यील्डिंग। नहीं वो आपसे आई एम नॉट यील्डिंग। वो आपसे उम्मीद करें, मैं बधाई देता हूं। आई एम नॉट यील्डिंग। एक जो है एक और नया निकाल दिया क्या कि स्पोर्ट्स की सीट जो खिलाड़ियों को ग्रुप ए बी सी में नहीं दिया जाएगा, डी में लिया जाएगा। अरे आप क्या भर्ती हुए थे, वो कौन सा ग्रुप था? आप तो डीएसपी भर्ती हुए थे, तो अब जो करा जो डीएसपी भर्ती हुए थे वो बाहर अब देख लो कैसे हैं। बाहर का छोड़ो, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है खिलाड़ियों की, ए बी सी में नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे खिलाड़ी? आप ये कर रहे हैं। बजट का सारांश दे दूं, फिर इनका जो इन्हें शेयर पड़े थे हमारे पे होते थे। बजट का सारांश अध्यक्ष महोदय क्यों ज्यादा समय लेना चाहता। काम धंधे ठप हैं, उद्योग धंधे चट हैं और रोजगार सफा चट है। बस यही बीजेपी जेजेपी का बजट है। हर वर्ग आहत है, नहीं किसी को राहत है, हाहाकार की हालात है, सब पर भारी संकट है। बस यही बीजेपी जेजेपी का बजट है। प्रदेश पर भारी कर्ज है, सरकार बड़ी खुदगर्ज है, नहीं निभाया कोई फर्ज है। बस झूठे वादों की रट है, बीजेपी जेजेपी का ये बजट है। किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी सब कंगाल हैं। महंगाई मंदी का जंजाल है, ना किसी से वास्ता ना किसी की संभाल है। बस यही बीजेपी जेजेपी का बजट है। देखिए आपको साथ आ एक और बात बताऊं आपको, मैं इसमें वो नहीं कर रहा, बहुत सारी आपने वायदे किए थे, लेकिन जब से जो आपने साझी मिलाए अपने, जो आपको यमुना पार कर रहे थे, वो और भट्ठा बैठ रहा है पूरे प्रदेश का। साझी जब से मिलाया आपने अपने, देखिए आपने कहा था मुख्यमंत्री जी, मेरे को एक शेर पढ़ाया था आपने, हवा को कह दो कुछ आजमा कर देख ले, बहुत चिराग बुझाती है, एक जलाकर तो दिखा दे। हाँ, मैं इस उसका उत्तर मैं पढ़ता हूं। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी में भी, हर बार कसूर हवा के झोंकों का नहीं होता। और दूसरा, मुझे चिराग जलाने का मशवरा देकर, मेरे को चिराग जलाने का मशवरा देकर वो हवाओं के साथ शामिल हो गया, हवाओं के साथ शामिल हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ ये बजट बिल्कुल खोखला है। और आखिर में यही है, इस बजट में धन्यवाद, ना कुछ लेना ना कुछ देना। जयराम जी की बाबा। धन्यवाद।